Hello friends, welcome to Success Samrat classes. Our topic for today is the solar system. It is the third unit of the first chapter, that is the universe. Now, solar system. As we think about solar system, automatically our image is generated in our mind that it will be a family of sun and its 8 planets. The sun is the head of this family. तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में तुरंत ये ध्यान सोलर सिस्टम बोलते ही हमें ध्यान आता है कि हम एक सूर्य और उसके परिवार के बारे में बात कर रहे हैं. अब what is the definition of solar system? The solar system comprises of the sun at the center and the bodies revolving around it in an elliptical path called as orbit. The bodies revolving around the sun are 8 planets, comets, satellites, meteors, meteorites and steroids. मतलब क्या हुआ कि सन सेंटर पे है और उसके आसपास या उसके चारों तरफ इलिप्टिकल सरफेस में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट, मीटियोर्स चल रहे हैं, उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं. नाउ this the sun is the head of the family. तो 8 planets हैं, 8 planets और सन मिला के सोलर सिस्टम बनाते हैं. तो सन इसका हेड है. And what is the definition of sun? The sun is a star. We can also and we can feel the heat and light that is generated by the sun. This heat and light is generated by the process of nuclear fusion. In this process, the hydrogen get converted into helium. Sun is the richest source of electromagnetic radiation. अब हमें पता चलेगा कि सन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है. न्यूक्लियर फ्यूजन करने से उसके अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. अब हमें यह पता चलता है कि जो सन है वो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है. Therefore, the sun is the nearest star to the earth. Its average distance is 14,09,498 kilometers approximately. अब जितना भी मैटर सोलर सिस्टम में है वो सब सन उन सबसे मिलके बना हुआ है. हम उसका ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे मैटर जैसे कि सैटेलाइट हो गए, प्लैनेट्स हो गए, वो सन से ही निकले हैं. Therefore, the sun contains 99.8% of all the matter of the solar system. अब सन की एज की बात आती है. The approximate age of the sun is about 4 billion years. 4 billion years. So it's quite older. Scientists believe that the sun will continue to give us light and heat at the same intensity in coming next 400 not 400 but 4 billion years. इसका मतलब ये हुआ कि जो सन है उसकी अभी जो एज एस्टिमेट करके निकाली गई कैलकुलेशन के थ्रू वो 4 बिलियन साल पुरानी है, जो 4 बिलियन साल का है प्रेजेंट एज में, और अभी वो नेक्स्ट 4 बिलियन साल तक ऐसे ही हमको हीट और लाइट देता रहेगा. सन इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस. हम सबको पता है हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बना है और ये अर्थ से 1.2 मिलियन टाइम्स बड़ा है. अब बात आती है इस सन में हमें क्या, सन को कैसे दिया, सन का कौन सा पार्ट देख पाते हैं. अब जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन है जिसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, ये हमें विजिबल होता है. अब जो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री होता है. इट इज 6000 डिग्री, वेयर एज द टेम्परेचर ऑफ inner core is 1.5 crores degree Celsius. So you can imagine कि कितना बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस है आउटर लेयर में और इनर लेयर में. Now there is a layer called corona.
Corona is the outermost part of the sun, and this part is only visible to us during सोलर इक्लिप्स. ये सन का वो पार्ट होता है कोरोना जो हमें सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ही दिखाई देता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोलर फ्लेयर्स. फ्लेयर्स मतलब आंच होती है. ओके, सो अब होता क्या है कि जो फोटोस्फेयर है वहां से कुछ हीट एनर्जी या कुछ कह सकते हैं हम हॉट गैसेस जो होती हैं वो सन के ग्रेविटेशन से निकल के या सन की ग्रेविटेशन को तोड़ के बाहर निकल आती हैं और फिर वो तूफान से लेके आती हैं जिसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स. और जब ये सोलर फ्लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंतर होती हैं तो इसको अर्थ रोटेशन के थ्रू इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें रात में नॉर्थ पोल पे ऑरोरा ऑरोरा बोरेलिस दिखाई देता है और साउथ पोल पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलेंसिस दिखाई देता है. ये जो ऑरोरास होते हैं ये कलरफुल लाइटनिंग एक स्पेक्टेकुलर इफेक्ट बनता है जो हमें रात में दिखाई देता है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे. ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो हॉट गैसेस सन की ग्रेविटी को तोड़ के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गई और यहाँ पर जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे या एयर थी उसके साथ कांटेक्ट में आकर के जब वो कांटेक्ट में आई, कांटेक्ट में आने से वो रिफ्लेक्ट या कुछ भी एक्शन हुआ उनके अंदर, उसके वजह से उनके चमक जमनी, उन्होंने एक कलरफुल डिस्प्ले किया. पे ध्यान रखिएगा ये फिनोमेना ऑफ ऑरोरा होता है, ये हमेशा आइनोस्फेयर में होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में. सो व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स? From the outer layer of the sun, that is photosphere, a storm of hot gases get dissipated. How it get dissipated? Because it breaks the barrier of gravitational pull, which gravitational pull of the sun, which holds it. Now, it it comes out in the form of storm, which is known as solar flare. When this storm enters the Earth's atmosphere, they are pushed towards the North Pole and the South Pole, where they collide with air particles, where they collide with air and dust particles and produce a spectacular colorful effect above the Arctic Circle in both the hemisphere. At the North Pole, it is called as Aurora Borealis, and at the South Pole, it is called as Aurora Australis. The phenomena of aurora generally seen in the ionosphere layer of the Earth's atmosphere. Now, अब बात आती है सन स्पॉट्स की. अब देखो सन स्पॉट्स बनते कैसे हैं. सन स्पॉट बनते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर्स. हमने खुद ही देखा कि सन के कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ है और सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 6000 करोड़ है. इनकी वजह से सन में स्पॉट्स बनते हैं. These are called as डिफरेंस इन टेम्परेचर सन में स्पॉट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं सन स्पॉट्स. तो व्हाट आर सन स्पॉट्स? द सन स्पॉट्स आर लार्ज डार्क स्पॉट्स on the surface of the sun. Okay, these spots are created due to difference in temperature. अब ये डॉट्स ये स्पॉट्स हमें मिलते कहाँ पर हैं? ये हमें सन का अगर हम इक्वेटर लेके चलें तो इक्वेटर के 5 से 35 डिग्री, फ्रॉम 5 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर हमें सन में सन स्पॉट्स दिखाई देते हैं. तो हमसे इससे ये पता चलता है कि सन का जो नेचर है वो वॉलेटाइल है. ओके, नाउ there is a term called as solar prominence. Now, what is solar prominence? The phenomena of gaseous eruption from the sun core that reaches to the corona, outer, that reaches the, not corona, but you can say corona or photosphere, which reaches the corona or photosphere is called as solar prominence. Okay, मतलब क्या हुआ? जो सन के कोर से हीट निकलेगी या हीट गैसेस फॉर्म में जाएगी जब वो सन के आउटर लेयर कोरोना पे पहुंचेगी, जो कि हमें
सोलर इक्लिप्स के टाइम पे दिखाई दे या फिर फोटोस्फीयर में पहुंचेगी, उसको हम सोलर प्रोमिनेंस बोलेंगे। अब इसमें ये में कब दिखाई दे सकता है, बात ये आती है, द फिनोमिना ऑफ सोलर प्रोमिनेंस वी कैन सी ड्यूरिंग द कंप्लीट और टोटल सोलर इक्लिप्स। ऐसा हम उस समय इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जो ब्राइटनेस होती है सन की वो कम हो जाती है। सो व्हाट इज सोलर प्रोमिनेंस? द प्रोसेस that can be seen during total solar eclipse as the brightness of sun is reduced. The solar prominence is the phenomena in which eruptions of gases from the sun's core occurs and it reaches to the corona or the outer layer. अब नॉर्मल कंडीशन में दिख नहीं पाएगा, जब सन को मून ढक लेता है तो वहां पे दिखाई देता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू सन इज सोलर विंड। सोलर विंड एक टर्म में समझ सकते हैं, सोलर विंड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये गर्म हवाओं की एक झोंका सा आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें गर्मी में लू लगती है, वो तो अर्थ पे होता है फिनोमेना है, ये सन में ऐसे फिनोमेना होता है। तो क्या हुआ, द सोलर विंड्स the solar wind is ionized gas found in the form of persistent stream of charged particles growing out of corona and moving across the solar system. अब हुआ क्या, सोलर विंड जो आयनाइज गैस थी चार्ज हो गई, चार्ज होकर के उन्होंने सन की ग्रेविटी को छोड़ा और वहां से वो सोलर सिस्टम में आ गए। अब ये किसकी बनी हुई होती हैं? अब सन में दो ही केमिकल्स या दो ही हमें गैसेस मिलती हैं, दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम। तो सोलर विंड भी हाइड्रोजन और हीलियम की बनी होंगी। अब होता क्या है, जब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सन ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम में और भी दूसरे स्टार हैं। तो जब सन से निकली हुई सोलर विंड दूसरे सन से या दूसरे स्टार से निकले हुए सोलर विंड से मिलती है तो एक फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना को बोलते हैं हेलियोपॉस। अब ये विंड चल तो रही है, यानी कि अगर विंड है मोशन में है तो इसका मतलब इसकी कुछ स्पीड भी होगी। तो जिसका स्पीड है वो है 400 किलोमीटर पर सेकंड। ये 400 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ती है। और जब ये किसी प्लैनेट के या किसी भी दूसरी बॉडी के आसपास से जाती है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ के पास से जा रही है, तो अर्थ के पास मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और बाकी सैटेलाइट भी हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम भेजते हैं, ये उसमें काफी हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है। ये आई मून सन की बात। अब आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स होते क्या हैं? पहली बात तो प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज which do not emit light, ये कोई लाइट नहीं देते। Now, the definition of planets is the planets are the opaque heavenly bodies that rotates on their own axis and revolve around the sun. अब बात ये आती है, एक लेमन डेफिनेशन हो गई। 2006 में इन 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन दी प्लैनेट्स की। उन्होंने कहा कि 3 कंडीशंस हैं और इन 3 कंडीशंस को जो भी प्लैनेट फुलफिल करेगा, जो भी बॉडी फुलफिल करेगी वो प्लैनेट होगी। तो पहली कंडीशन ये है कि जो प्लैनेट होगा वो डेफिनेट पाथ में जाएगा जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। सो द प्लैनेट मस्ट हैव अ डेफिनेट पाथ which in which it moves or revolves around the sun called as orbit. Second, एक प्लैनेट का सफिशिएंट मास होना चाहिए। तो मास होगा ताकि वो एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बना सके। दिस टर्म कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किसी प्लैनेट का, वो उसको अपने इंटरनल प्रेशर से बैलेंस करता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो प्लैनेट नॉट प्लैनेट बट वो बॉडी ना तो एक्सपेंड करेगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो स्फेरिकल शेप ले लेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट का शेप स्फेरिकल होगा। थर्ड, वो प्लैनेट को कभी भी किसी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को ना काटना चाहिए ना उसको ओवरलैप करना चाहिए। सो द प्लैनेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेबरिंग around its orbit, या the neighbor around its orbit, or it must not cross, cut or overlap the orbit of nearby planet. So जो ये तीन कंडीशन को फुलफिल करेगा वो प्लैनेट होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट की बात करते हैं। planets are of two types. The planet can be classified on the basis of composition, and they are of two types. First हुए terrestrial planet, second हुए Jovian planet. अब terrestrial planet क्या हुए? जो रॉकी प्लैनेट्स होंगे, जैसे अर्थ है, माउंटेन्स मिलेंगी, रिवर्स मिलेगा, हैवी मेटल्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, ये होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। सो द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर आल्सो नोन एज रॉकी प्लैनेट्स। These planets are primarily composed of rocks, metals, and have high density, slow rotation, solid surface with few satellites and no rings. एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन सब प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब आती है बात जॉवियन प्लैनेट्स की। बता, जॉवियन प्लैनेट्स जो होंगे वो गैसेस से बने होंगे। गैसेस कैन बी हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब हमारा जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे उनकी डेंसिटी हाई थी, इनकी डेंसिटी लो होगी जॉवियन प्लैनेट्स की। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का रोटेशन धीरे था, इनका रोटेशन हाई होगा या रैपिड होगा। उनमें कुछ सैटेलाइट्स मिलते थे, यहाँ बहुत सारे सैटेलाइट मिलते हैं। वहां पे रिंग्स एब्सेंट था फर्स्ट वाले में, दैट इज उसमें हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में, यहाँ पे बहुत सारे रिंग्स भी अवेलेबल हैं। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब एग्जांपल क्या होगा जॉवियन प्लैनेट्स का? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट आती है जिसको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, अब ये एस्टेरॉइड बेल्ट बने कैसे हैं? These asteroid belts are formed by the disintegration of the planets. वहां से बने हैं, प्लैनेट्स के टूटने से एस्टेरॉइड बेल्ट बनी है। अब ये भी प्लैनेट्स की तरह सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और ये माना गया है कि इनका नंबर 40,000 40,000 के अराउंड है, और इनका डायमीटर जो है वो कुछ 100 किलोमीटर से लेकर के, या कुछ मीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच में है। So what are asteroids? Asteroids are the celestial bodies found in the belt between Mars and Jupiter. They have originated by the disintegration of the planets. The size of the asteroid varies. It may be few meter, 100, few meter to 100 kilometers in diameter. They are two revolving around the sun, and the estimated number of asteroids is 40,000. Now next comes comets, जो हम हिंदी में धूमकेतु भी बोलते हैं। Comets बहुत, they are the junior and have a striking feature. They are the most attractive members of the solar system. अब इनकी कंपोजिशन क्या है कि they are composed of ice, dust and gases. अब कॉमेट की बॉडी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, हेड, सेंट्रल बॉडी एंड टेल। अब क्या है, जो कॉमेट का हेड होगा वो कॉमा शेप में होगा, उसके बीच में कंडेंस बॉडी होगी जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और एक लंबी सी टेल निकलती है जो गैसेस की बनी होती है, उसको हम टेल बोलते हैं। अब होता क्या है, ये इरेगुलर इंटरवल पे सन के आसपास चलते रहते हैं, और जब ये सन के पास चले जाते हैं तो दे गेट बर्न। ओके, तो बर्न होने से क्या होता है, हमें ये मूव करते हैं स्काई में, तो हमें ऐसा लगता है कि एक कोई लंबी सी तीर जा रहा है, एक बहुत से कोई चीज ट्रैवल कर रही है। होता क्या है, जब ये गैसेस, जब ये हीट अप हो जाता है तो ये मूव करता है तो ये गैसेस टेल पीछे की तरफ छोड़ता है, और ये गैसेस टेल हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो
What is a comet? The comets are the most striking junior members of the solar system. They are composed of ice, dust, and gases. The comet is made up of a comma-shaped head with a central condensed body called nucleus and a long tail. They go around the sun in a large irregular orbits. While moving in their orbits, when they come close to the sun, they start glowing with a bright gaseous tail. This tail always point away from the sun. अब आता है classification of comets. देखो comets दो तरीके के होते हैं, periodical और non periodical. वो प्लैनेट जो है, वो कॉमेट्स जो रेगुलर इंटरवल पे आते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं periodical comets, जैसे कि हेले कॉमेट हो गया. The periodical comets have a definite orbit around the sun and seen at regular intervals. The diameter is between few hundred meters to 100 kilometers. अब नॉन पीरियडिकल कौन सा हुआ? जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं या इरेगुलर इंटरवल्स पे आते हैं. So the non-periodical comet appears for a short period and then they get disappeared. Halley comet की बात करी मैंने. Halley comet was discovered by Edmund Halley. He was an astronomer in England. ये जो कॉमेट है हेले कॉमेट, ये एडमंड हेले के नाम, इसका एडमंड हेले के नाम पे रखा गया और ये हर 76 ईयर्स के बाद आता है. 76 साल के बाद ये दिखाई देता है. जैसे कि पहले 1910 में दिखाई गया, फिर 1986 में दिखाया गया. अब प्रोबेबिलिटी है कि ये 2062 में दिखाई देगा. तो ये हेले कॉमेट जो है ये एक रेगुलर या पीरियडिकल कॉमेट का एग्जाम्पल है. अब आते हैं टर्म मीटियोर्स. मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, टूटता तारा हिंदी में जिसे कहा जाता है. ये एक समझिए एक तरीके से जैसे हम कभी पत्थर घुमा के हवा में फेंकते थे धागे के साथ, उस तरीके के होते हैं. और इनका साइज वेरी करता है. ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बोल्डर्स की तरह भी हो सकते हैं. अब होता क्या है कि जब ये मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये बर्न कर जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन इन द एटमॉस्फेयर. और जब ये मीटियोर्स अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं तब इनको हम बोलते हैं मीटेराइट्स. सो व्हाट आर मीटियोर्स? Meteors are the pieces of stony or metallic rocks. Their size varies. It may be as small as sand grain and maybe a size of a boulder. Once entered in Earth atmosphere, they are moving with the very high speed. So due to friction in the Earth atmosphere, they get burned. Now, the meteoroids, which are of boulder size, come in the contact of Earth surface. Then they are called as meteorites. Now, the last topic is satellites. जैसे सन जो है, सॉरी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ऐसे ही सन के अर्थ के अराउंड मून घूमता है. हम उसको सैटेलाइट कहते हैं. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अब होता क्या है कि जो मून है वो लाइक प्लैनेट, उसके अपने पास कोई लाइट नहीं होती, बट वो सन की लाइट एब्जॉर्ब करके उसे रिफ्लेक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट. थैंक यू.